हेलो स्टूडेंट्स, आधारशिला विद्यापीठ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारे अतीत नामक पुस्तक चल रही है, जिसमें पार्ट नंबर 2 नए राजा और उसके राज्य। सातवीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। देखिए आप, कश्मीर, सायस, मुल्तान के अरब, मंसूर के अरब, इंद्रप्रस्थ, चामान, अनरटा, कन्नौज, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चंदेल, प्रयाग, बनारस, यहाँ पे नेपाल, पहाड़पुर, पाल, उत्कल, कलिंग, राष्ट्रकूट, मालखेद, चोल, चेर, पांड्यन, कई राजवंश दिखाए गए हैं। तो आपको वर्तमान के भारत के नक्शे में देख कर इन्हें भरना है कि कौन से राजवंश किस राज्य में आ रहे हैं। कौन सा उत्तर प्रदेश में आ रहा है, कौन सा महाराष्ट्र में आ रहा है, कौन सा मध्य प्रदेश में आ रहा है, कौन सा उड़ीसा में आ रहा है, कौन सा उत्तराखंड में आ रहा है, कौन सा तमिलनाडु, केरल आदि जो राज्यों में आ रहे हैं, उनके आपको वर्तमान के नक्शे में भरने हैं। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने माताहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। यहाँ पे एक चित्र, जिसको गौर से देखना आपको, ये एलोरा की गुफा नामक 15 में भित्ति चित्र बनाया गया है, जिसमें विष्णु का नरसिंह अवतार दिखाया गया है। आपने कई कहानियाँ सुनी होगी। प्रहलाद भगत, जिनके पिता हिरण्यकश्यप थे, वो बड़ा ही अधर्मी और अत्याचारी आदमी था। प्रहलाद भगत भगवान की भक्ति करते थे, तो हिरण्यकश्यप को वो चीज़ पसंद नहीं थी। यह हमारा जो त्यौहार है हिंदुओं का, होली, इसी कथा से संबंधित है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित अजंता व एलोरा की गुफा नंबर 15 के भित्ति चित्र में ऐसा दृश्य दिखाया गया है। इस तरह का उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हरिणय गर्भ, जिसका अर्थ है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान का मतलब होता है यज्ञ। जब ये अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, तो ये माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता है। यानी राजा यदि क्षत्रिय कुल का नहीं है, तो यह
हरिणय गर्भ नामक अनुष्ठान करने के बाद वह क्षत्रिय के रूप में माना जाता है। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदंब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद ब्राह्मण थे। गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। यहाँ पे आपके लिए एक सवाल दिया गया है, विचार करना है आपको सिर्फ। क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? हाँ, मैं आपको बता दूं, क्षत्रियों को सैनिक मामलों में बड़ी वीरता प्राप्त थी, तो क्षत्रिय कुल के लोगों को ही राजा बनने का अधिकार था। तो ऐसा माना जाता था उस समय। राज्यों में प्रशासन, इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, यानी महाराजाधिराज का तात्पर्य है राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीनों भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूल किया जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से लिया जाता था। इन्हें एक प्रकार के कर थे जो जनता से लिए जाते थे। यहाँ पे आपको एक दिलचस्प बात बताई जा रही है, 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेटी, जो नकद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, देखो आप किस किस प्रकार के कर थे। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। बहुत ही दिलचस्प बातें हैं ये। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, सीढ़ी पर चढ़ने से कोई कर नहीं लगता है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार थे, यानी राजा अपनी सेना को तनख्वाह देता था, साथ ही साथ अन्य जो भी कार्य करता था वह इन्हीं रुपयों से करता था, तो उनका वित्तीय आधार यही था। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की, शकल में धन मिलाने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी।
राजस्व वसूलने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, यानी ये या तो राजा के निकट संबंधी होते थे या राजा के वंश से ही होते थे और प्राय वंशानुगत होती थी, यानी उन्हीं के पुत्र उस पद को लगातार संभाले रखते थे। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इस ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दांश सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलेखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। आपको एक यहाँ पे नागभट्ट की प्रशस्ति दी गई है। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा। प्रयाग प्रशस्ति, जिनके लेखक हरिसेन थे, कक्षा 6 में आपने पढ़ा होगा। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सेंधव यानी सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का हिस्सा है, कलिंग उड़ीसा का हिस्सा है के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात, वनवासी, तुर्क, वत्स, मत्स्य, दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं। मत्स्य हमारे राजस्थान का है। राजाओं को पराजित किया। इस अभिलेख में उल्लेखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र 1 में ढूंढने की कोशिश कीजिए। दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? अपनी वीरता प्रदर्शित करने के लिए, जनता को प्रभावित करने के लिए और जनता से इस माध्यम से कर वसूल करने के लिए उन्होंने प्राय ऐसे वादे किए थे। यहाँ पे एक आपको चित्र दिख रहा है जिस पे कुछ लिखा गया है और इसे एक कड़ी के माध्यम से बांधा गया है। पास में एक मोहर भी लटकी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी अच्छी तरह से। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों यानी तांबे के बने हुए पत्र हैं और उन पे कुछ लिखा गया है का संग्रह है, जिनमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों में ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह प्रमाणिक दस्तावेज है, यानी यह राजा के द्वारा जारी किए गए ताम्रपत्र हैं। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था? यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान में तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मोड़ें बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष हैं, पानी,
भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खाली जगह है, चारागाह है, एक गांव, बोम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छाते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूल कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल कर सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेक में क्वेश्चन है आपके लिए, लेक में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी आपको सूची बनानी है। विचार विमर्श करना है कि इनका किस प्रकार से प्रयोग होता है, कुएं का किस प्रकार से प्रयोग होता है, नदियों के पानी का किस प्रकार से प्रयोग करना है, नहरों, तालाबों आदि के पानी का किस किस प्रकार से प्रयोग करना है। 12वीं शताब्दी में एक वृहद संस्कृत काव्य की रचना काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले व राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कलहण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया और इन्होंने अपनी जो पुस्तक रची उसका नाम था राजतरंगिणी। कलहण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए वह असाधारण ग्रंथ था कलहण के द्वारा रचित राजतरंगिणी। धन के लिए युद्ध। आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। इसी का नाम त्रिपक्षीय संघर्ष रहा। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इनकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ नंबर 62 और 62 से 66 तक, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण कराकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे और कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे जो मंदिर। आप अध्याय 5 में इसके बारे में पढ़ेंगे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था
उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर शामिल था, वर्तमान में भी है ये। और 1025 में सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा भी था। तो महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था, और उसने अल बरूनी, उनके साथ आया एक विद्वान था, लेखक था, नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उनकी कृति किताब अल हिंद, ध्यान रखना है, अल बरूनी जो लेखक था वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और उनकी जो किताब है वह है किताब अल हिंद। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श लिया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे। चाहमानों का ही बाद में बदला हुआ रूप चौहान, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। अजमेर में चौहानों का शासन था। पृथ्वीराज चौहान, आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध शासक रहे हैं। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्होंने गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है। 1168 में पिता का नाम सोमेश्वर देव था। 11 वर्ष की अल्प आयु में शासक बन गए थे। तो 1168 से 1192 तक इन्होंने शासन किया। अजमेर के शासक थे, जिन्होंने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया। तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है, लेकिन दूसरे साल 1192 में उसके हाथों मारा गया था। ये तराइन का दूसरा युद्ध था। मानचित्र 1 को देखें और वे कारण बताइए जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। वहाँ पे आप कारण देखेंगे कि वहाँ पे नदियों के बेसन से, नदियों के द्वारा बहाकर उपजाऊ मिट्टी लाई जाती थी, और उपजाऊ मिट्टी की वजह से वहाँ का जो क्षेत्र था वो अत्यधिक समृद्धशाली था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनाज पैदा होता था। तो उसकी समृद्धि को देखते हुए ये तीनों त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ, कई वर्षों तक चलता है। सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है शासक। मानचित्र 1 को दोबारा देखिए और विचार विमर्श कीजिए कि चाहमानों ने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा होगा, क्योंकि दिल्ली और अजमेर के बीच का जो ये क्षेत्र था वह बहुत ही पहाड़ों से, पहाड़ वगैरह यहाँ पे ज़्यादा थे, और यहाँ के लोग अपने किलों का, महलों का, मंदिरों का विकास करना चाहते थे। उसके लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी, और इस प्रकार वे लगातार संघर्षों में लीन रहा करते थे।
चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र डालते हैं। ये देखिए आप, ये जो क्षेत्र दिया गया है वो चोल शासन का है, जिसमें नौलामवादी, वनवासी, गंगावादी, कोच्चि, गंगईकोंड चोलपुरम, तंजावुर, उरेयूर, मदुराई, पांडेन आदि जो क्षेत्र दिया गया है ये चोल साम्राज्य के अधीन था। दक्षिण कलिंग, वेगी, काकातीय, और यहाँ पे जो बहने वाली प्रमुख नदियाँ थी, तुंगभद्रा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ थी, और चारों ओर समुद्र तट भी था। उरेयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आए? कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटी से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कहाँ पे? कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के माताहंत का मतलब सामंत थे। किनके? पल्लवों के। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्रियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। किसने? विजयालय ने। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुधिनी देवी का मंदिर बनाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उनका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ाता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना दिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों को अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और उसे गंगा घाटी, श्रीलंका, ध्यान रखना राजेंद्र प्रथम श्रीलंका, तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। तो दक्षिण भारत में सबसे पहले जल सेना का विकास किसने किया? क्वेश्चन हो सकता है। किसने किया? चोल शासकों ने किया। चोल किनके सामंत हुआ करते थे? पल्लव राजाओं के सामंत हुआ करते थे, और इनमें सबसे शक्तिशाली शासक राजराज था, और राजराज का पुत्र राजेंद्र प्रथम। स्कूल की तरफ से सभी विद्यार्थियों को एक संदेश है कि आप स्वयं नियमित जो कक्षाएं डाली जा रही है उनका अध्ययन करें और अपने साथियों से भी कहें कि इस प्रकार से हमारे विद्यालय में ऑनलाइन क्लासें संचालित हो रही है ऐप के माध्यम से, तो आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उनका लाभ उठाएं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए श्रीमान बजरंग जी और श्रीमान मुकेश जी पारिक से आप संपर्क कर सकते हैं। आप भी जुड़ें, अपने साथियों को भी कहें। इसी के साथ धन्यवाद। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।